नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। सब्जेक्ट नहीं, हालांकि आज हम लोग नया पार्ट शुरू करेंगे अकाउंटेंसी का, वो भी क्लास 12 का। क्लास 11 का अकाउंटेंसी हम लोग चला रहे हैं, आज से हम लोग क्लास 12 शुरू करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेबस जानेंगे और चैप्टर 1 के बारे में कुछ थ्योरी पार्ट्स जानेंगे। तो आप लोग अपना रजिस्टर, पेन, पेंसिल सारा लेकर बैठिए और मेरे साथ साथ नोट्स बनाइएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल कर दे सब्सक्राइब और प्रेस कर दे बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। शुरू करते हैं आज के सिलेबस से। अकाउंटेंसी क्लास 12 का सिलेबस क्या है? सिलेबस तो आपको बहुत छोटा देखने को मिलेगा, 4-5 आपको कुछ पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन वो 4-5 जो चैप्टर्स हैं वो बहुत बड़े हैं और बहुत ही वास्ट है। तो हम लोग उसे शुरू करेंगे। तो चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? चैप्टर 1। लेकिन सिलेबस में क्या क्या हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, उसका किस तरीके से मार्किंग होता है, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस का बात करते हैं। सिलेबस अकाउंटेंसी का सिलेबस में क्लास 12 में क्या आता है? 10 मार्क्स का पहला चैप्टर होता है, 10 मार्क्स का, जिसमें हम लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर निकालना होता है। तो वो कितने मार्क्स का होता है? 10 मार्क्स का। और उस चैप्टर का नाम क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने क्लास 11 में फाइनल अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट लॉस बनाया था, बैलेंस शीट बनाया था, कैश बुक बनाया था। तो वो किसके लिए होता है? वो कंपनीज के लिए होता है, जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं। आज से हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनजीओ होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सारी चीजें होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे आगे वीडियो में। अभी हम लोग सिलेबस बात करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर हम लोग का आता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड चैप्टर कितने मार्क्स का होता है? वो होता है 20 मार्क्स का। किसी किसी में 20 मार्क्स, किसी किसी में 30 मार्क्स, ऐसा होता है। तो हम लोग यहाँ पे 20 मार्क्स या फिर 30 मार्क्स ही ले लेते चलिए। 30 मार्क्स का 30 मार्क्स का कौन सा चैप्टर होता है? वो होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे चल रहा है तो उसमें भी लोग पार्टनर्स होते हैं। पार्टनरशिप फर्म्स यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, पार्टनरशिप फर्म कि उसके अंदर 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 15 लोग, वो कैसे चलता है। इंडिविजुअल कोई फर्म नहीं चलता, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी इंडिविजुअल नहीं चलता, उसमें लोग होते हैं और उसमें पार्टनर्स होते हैं। तो वो पार्टनर्स कौन आ रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, कब दुनिया से जा रहा है यानी कि डेथ हो रहा है, वो सारा चीज हम लोग इस पे बात करते हैं। और ये आता है 30 मार्क्स का। ये हम लोग का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। अब 20 मार्क्स का जो होता है वो होता है कंपनीज एक्ट, कि कंपनी के अंदर क्या क्या है, कौन से एक्ट आता है, पार्टनरशिप कौन से एक्ट में बनता है, उसका सेक्शन क्या है, उसका लॉ क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीज कंपनीज एक्ट। इसका बेसिकली थ्योरी पार्ट मैंने अपने बिजनेस लॉ के चैप्टर पे प्लेलिस्ट पे बता रखा है। अगर आपको ऐसा देखने का मन है क्या होता है उसके ऊपर बात करना है तो आप लोग वो चैप्टर देख सकते हो। फिर हम लोग का आता है यहाँ पे 12 मार्क्स। 12 मार्क्स का क्या आता है? ये 20 मार्क्स हो गया, 12 मार्क्स हो गया। 12 मार्क्स का कौन सा चैप्टर आता है वो हम लोग बात करते हैं। तो 12 मार्क्स के चैप्टर में आता है हम लोग का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये कौन सा चैप्टर होता है? चैप्टर नंबर 4। ये होता है 3, ये होता है 4, ये हो गया। और चैप्टर नंबर 5 कितने मार्क्स यहाँ पे बचे? 8 मार्क्स। 8 मार्क्स का कौन सा चैप्टर होता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो 8 मार्क्स का जो चैप्टर होता है वो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करते हैं। चैप्टर नंबर 5, ये चैप्टर नंबर 5। इन 5 चैप्टर को हम लोग क्लास 12 में पढ़ते हैं। और जो बचे 20 मार्क्स होते हैं, यहाँ पे अपना हो गया टोटल 80 मार्क्स। और बचे जो 20 मार्क्स होते हैं उसमें होता है प्रोजेक्ट।
जिसके अंदर आपको स्कूल की तरफ से प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा या फिर वाइवा ले लिया जाएगा, तो उसका मार्क्स मिलता है। याद रखिए, स्कूल के टीचर्स के पास किसी तरह का मार्क्स नहीं होता, वो उनके हाथ में कोई मार्क्स नहीं होता, वो मार्क्स आपको खुद लाना पड़ता है। आपको बस एक 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स का वाइवा देना पड़ता है, जिनमें उनको देना पड़ता है अपना मार्क्स, बाकी उनके हाथ में कोई मार्क्स नहीं होता है। तो यहाँ सभी चीज में आपको इंपॉर्टेंट रखना होगा, आपको सभी चीज पे फोकस बनाए रखना होगा और अच्छे से करना होगा। तो आज से जुड़े हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, दूसरे किसी वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में जानेंगे, फिर उसके दूसरे किसी सब्जेक्ट में हम लोग कंपनीज एक्ट, उसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट और फिर प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आपका कोई डाउट आता है तो प्रोजेक्ट से आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आता है कि उसमें कितना इनकम हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, उसका ट्रेंड एनालिसिस करना है, ये कंपैरेटिव एनालिसिस करना है कि पिछले साल क्या हो रहा था, इस साल क्या हो रहा है। ये कंपनी के अंदर भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन के भी अंदर होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं आज का 10 नंबर का जो मार्क्स है उसके ऊपर। तो चलिए देखो, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। लेकिन उससे पहले हम लोग एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि हम लोग ने क्लास 11 में जो किया था वो कंपनी के अंदर वो क्या था। एक तरफ हम लोग कंपनी लिख देते हैं, कंपनी, और एक तरफ हम लोग आज का सब्जेक्ट लिख देते हैं ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है वो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप लोग इसका नोट्स भी बनाकर लिखते रहिएगा, और हो सके तो अगर आप लोग नोट्स बाद में लिखना चाहते हो तो वीडियो को फिर से आप देख सकते हो, बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो कंपनी को आज के टाइम पे हम लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई कंपनी नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग किसी भी कंपनी XYZ को आप लोग सर्च कर सकते हो, तो उस कंपनी का वेबसाइट के बाद आपको यहाँ पे COM लिखा रहता है, .com। आप लोग बहुत जगह देखते हो .com। और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, एजुकेशनल हो, या फिर किसी भी तरह का NGO हो, तो उसके बाद में आपको .org, EDU ऐसा तरह का आपको देखने को मिलता है। तो जब भी आपको इसके अलावा ये सारी चीज देखने को मिले तो समझ लेना वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। आज के टाइम पे ये सारा चीज है। इसके पहले क्या होता था उससे अब आपको मतलब नहीं, क्योंकि आप मॉडर्न अकाउंटिंग अब जाकर सीखोगे। इस पे थोड़ा बहुत हम लोग बेस बनाएंगे, लेकिन जब हम लोग कॉलेज में जाएंगे या फिर और आगे जब जाएंगे, अगर आप CA, कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो उस टाइम पे हम लोग मॉडर्न अकाउंटिंग भी सीखेंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं छोटा छोटा चीज पे जो बेसिक्स होता है। तो कंपनी को हम लोग इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पे .com है तो ये कंपनी है, अच्छा यहाँ पे ORG या फिर EDU है तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब दूसरा कि कंपनी के अंदर जो हम लोग क्लास 11 में थे फाइनेंशियल अकाउंट बनाते थे, जो कंपनी का बनाते थे, तो उसमें हम लोग क्या बनाना पड़ता था? फाइनल अकाउंट बनाते थे, फाइनल अकाउंट। इसमें क्या बनाते हैं हम लोग? इसमें बनाते हैं हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं। फिर फाइनल अकाउंट के अंदर हम लोग क्या बनाते थे? ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग या फिर PL, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट हम लोग इसमें भी बनाते हैं। लेकिन इसमें जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो एक ओपनिंग होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट, और एक होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट। इसके अंदर हम लोग OB बनाते हैं और CB बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तीसरा हम लोग बनाते थे क्या? कैश बुक, कैश बुक या फिर कैश, हाँ कैश बुक या फिर कैश, ऐसा कुछ बनाते थे, कुछ नहीं मतलब कैश बुक बनाते थे। किसी किसी बुक में कैश से रिलेटेड कुछ रखा रहता था, लिखा रहता था, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ कैश बुक से इससे हम लोग देखते हैं, इसे ध्यान दीजिए, कैश बुक बनाते थे। इसके अंदर हम लोग क्या बनाते हैं? इसके अंदर हम लोग बनाते हैं रिसिप्ट और पेमेंट, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। तो बस यही डिफरेंस हो जाता है इसके अंदर कि हम लोग कंपनी के अंदर फाइनल अकाउंट बनाते थे, जिसके अंदर ट्रेडिंग और बैलेंस शीट बनाते थे, प्रॉफिट लॉस बनाते थे, कैश बुक बनाते थे। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी तरह का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं, बैलेंस शीट ओपनिंग
बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, फिर बनाते हैं रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, ये सारा चीज जो डेबिट और क्रेडिट होता है। इसमें भी सेम फॉर्मेट होता है, इसमें किसी तरह का अलग फॉर्मेट नहीं होता है, इसमें भी टी फॉर्मेट में ही हम लोग बनाते हैं। आजकल मॉडर्न अकाउंटिंग आ गया तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चलता है, लेकिन ये जो हम लोग है ट्रेडिशनल पे कर रहे हैं तो हम लोग टी फॉर्मेट पे बनाते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों में मेन चेंजेस या फिर मेन डिफरेंस क्या होता था। तो इसका जो होता था वो बोलते हैं हम लोग इसको एक्सपेक्टेशंस। जो कंपनी के एक्सपेक्टेशंस होते थे वो क्या होते थे, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लिख देते हैं। एक्सपेक्टेशन, कंपनी के अंदर का एक्सपेक्टेशन क्या होता था कि उनको प्रॉफिट चाहिए होता था, प्रॉफिट सभी को चाहिए होता है, यानी कि प्रॉफिट होता था या तो फिर उनको लॉस होता था। कंपनी को या तो प्रॉफिट होता था या तो लॉस होता था। लेकिन इसका एक्सपेक्टेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेक्टेशन क्या होता है, या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिएशन, डेफिसिएशन होगा। बात एक ही है दोनों का, लेकिन यहाँ पे अंतर चेंजेस हो जाता है। प्रॉफिट लॉस जो बनाते थे हम लोग यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, बैलेंस शीट जो बनाते वो भी यहाँ पे बना रहे हैं, कैश बुक जो बनाते थे रिसिप्ट पेमेंट यहाँ पे बना रहे हैं, सभी चीज बस उनका नाम चेंज हो गया है। इनके अंदर प्रॉफिट लॉस होता था, इनके अंदर सरप्लस और डेफिसिएशन होता था। तो ये था बेसिक्स, ये बेसिक ऑफ अकाउंटिंग है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये हम लोगों ने बेसिक समझा। आप लोग इसे चाहो तो लिख सकते हो, 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कि ये क्या होता है, ये एनपीओ। एनपीओ क्या होता है, जितने भी हेल्पिंग सर्विसेज होते हैं, जितने लोग भी हेल्पिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, गवर्नमेंट हो, वो सारी चीज, चाहे हॉस्पिटल प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, स्कूल प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कॉलेज प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, जितने भी तरह के जो सोशल वर्किंग में है, जो सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी मेथड से, उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो। तो हम लोग इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका बेसिक्स के बारे में। इसका और जो बेसिक्स होता है वो हम लोग समझते हैं। तो इसे मैं रख कर, तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक्स, और भी जो बेसिक्स होते हैं। इसके पहले तो हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया, जो बेसिक्स डिफरेंस है। अब हम लोग इसका मेन बेसिक्स समझते हैं। बेसिक किसका, ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन हो। क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स, आप अपने घर के, आपके घर के आसपास कोई प्लेग्राउंड होगा या फिर कोई क्लब होगा, तो क्लब में आप देखते हो कि एक मेंबर होते हैं वहां पे, एक नहीं हालांकि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, क्लब मेंबर्स जिसे कहते हैं, तो वो मेंबर होता है। तो या फिर हम लोग ऐसा एक इजी तरीके से और भी आसान से देख सकते हैं कि आप जब कभी छोटे हो और आप खेलने गए, आपके सामने सब बड़े लड़के बड़े सब खेल रहे, सीनियर लोग, तो आप भी बोलते हो कि मैं भी खेलूंगा, मुझे भी खेलना है इसमें अंदर, तो वो सारा चीज होता है मेंबर। तो उनका कुछ क्राइटेरिया होता होगा, आप जब खेलने जाते हो तो आपका कुछ उनका क्राइटेरिया होता होगा, नहीं तुम बहुत छोटे हो, या फिर तुमको बॉल का पैसा देना होगा या बैट का पैसा देना होगा, ऐसा। तो वही सेम चीज ऑर्गेनाइजेशन के भी अंदर होता है। जब कोई मेंबर बनना चाहता है, तो ऑर्गेनाइजेशन का जब कोई मेंबर बनना चाहता हो तो उसे भी कुछ ना कुछ ऐसा पेमेंट करना होता है। तो क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, वो देखते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है, जब किसी आदमी को क्लब का मेंबर बनना होता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना होता है, तो वो सबसे पहले एंट्रांस देता है। एंट्रांस का एग्जाम नहीं, एंट्रांस फी देता है। एंट्रांस फी, चाहे उसका कुछ भी हो, 500 रुपए हो, 600 रुपए है, 10,000 रुपए है, 10 रुपए हो, जो भी हो, वो एंट्रांस फी देता है। एंट्रांस फी देने के बाद क्या हो गया, एंट्रांस फी जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम का स्रोत है। इनकम, जितने मेंबर्स उसके क्लब के साथ जुड़ेंगे उसका उतना इनकम होगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है कि कोई कोई ऐसे लोग होते हैं कि मैं कितना बार एक ही चीज को पेमेंट करता रहूं, कि मतलब ऐसा है, तो एक काम करो, मेरे से एक बार में पैसे ले लो जितना लेना है, और मुझे हमेशा के लिए छुट्टी दे दो कि मैं उसके बाद पैसे 1 रुपए नहीं दूंगा। तो कंपनी, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ठीक है चलो, तो उसे क्या कहते हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप
लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस ये दे देता है कि एक बार इसने दे दिया उसके बाद कुछ नहीं होगा, तो ये भी कंपनी का क्या हो जाता है, इनकम। कंपनी बोल रहा हूं, ये भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, इनकम, कि उसने एक बार दे दिया, उससे कुछ मांगने नहीं, उसे पैसे मिल गए ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे 3-4 और मिल जाए तो और बढ़िया। फिर तीसरा क्या होता है, सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, सब्सक्रिप्शन क्या हो जाता है कि जैसे कि आप हर चीज के लिए सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, कई लोग आप में से होंगे जो यूट्यूब में सब्सक्रिप्शन लिए हो, Amazon प्राइम में लोगे, नेटफ्लिक्स में लोगे, तो वो सारा हो जाता है सब्सक्रिप्शन, जो आपको 1 साल बाद या हर महीने आप जिस हिसाब से ले रहे हो सब्सक्रिप्शन, वो आपको पे करना पड़ता है। अगर आपको उसको और देखने का इंटरेस्टेड है और अगर उस क्लब के साथ और जुड़ना है तो आप सब्सक्रिप्शन लेते हो कि मैं उस क्लब में हूं तो मुझे स्विमिंग भी करना है, बैडमिंटन भी खेलना है, रात को प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, ये सारा चीज। तो सब्सक्रिप्शन भी एक ऑप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो एक इनकम का स्रोत है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सब्सक्रिप्शन फीस जो भी होता है 10,000, 500 रुपए, 600 रुपए, 8,000 रुपए, जो भी होता है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन का एक और स्रोत, वो होता है चैरिटी। चैरिटी तो आप लोग जानते होंगे, जिसे हम लोग चंदा बोलते हैं। हम लोग कई बार अपने घर में देखते हैं, पूजा का जब फेस्टिवल का टाइम आता है तो लोग आते हैं, सर दुर्गा पूजा का चंदा चाहिए, सर काली पूजा का चंदा चाहिए, सर छठ पूजा का चंदा चाहिए, सर मुझे बच्चों के लिए ग्राउंड बनाना है तो उसके लिए चंदा चाहिए, सर ये है तो वो है, इसका चंदा चाहिए। या फिर आप लोग किसी मंदिर, किसी टेम्पल, किसी मॉस्क में जाते हो तो वहां पे आप देखते होंगे कि एक दान पेटी रहता है जहाँ पे रखा रहता है, लिखा रहता है कि दान कर सकते हो आप आपके इच्छा के ऊपर, तो आप वहां पे दान कर देते हो, 1 रुपए, 2 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जितना आपका जैसा होता है, तो वो होता है चैरिटी। वो ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, उसके लिए आप चैरिटी कर रहे हो। उसके बाद आता है डोनेशन। ये भी इनकम हो गया एक तरह से। फिर आता है डोनेशन। डोनेशन जो है वो 2 तरह का होता है। डोनेशन जो है वो 2 तरह का होता है, एक होता है जनरल, एक होता है स्पेसिफिक। जनरल डोनेशन क्या होता है कि किसी आदमी ने आया, अच्छा चलो इसे 10,000 रुपए दे दो, अच्छा चलो इसे 50,000 रुपए दे दो, ये डोनेशन है, मेरे तरफ से डोनेशन है, क्लब को मैंने डोनेशन दे दिया। किसके लिए दे दिया वो नहीं मालूम, लेकिन दे दिया। स्पेसिफिक डोनेशन, अच्छा क्लब में लाइब्रेरी है, चलो बच्चों के लिए किताब के लिए मैं डोनेशन दे रहा हूँ, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए मैं डोनेशन दे रहा हूँ, यानी कि वो सिर्फ किताबें, कॉपी, एजुकेशन के पर्पज से वो डोनेशन दिया है, तो ये भी एक तरह का इनकम है ऑर्गेनाइजेशन में। ये भी एक तरह का इनकम है ऑर्गेनाइजेशन में। ये हो गया इनकम का स्रोत ऑर्गेनाइजेशन का। और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि और भी कई तरीके से इनकम आ जाते हैं। अब बात करते हैं इसके एक्सपेंसेस क्या क्या हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का क्या एक्सपेंसेस हो जाता है। तो इसे आप लोगों ने लिख लिया होगा उम्मीद करता हूं। अब यहाँ पे एक्सपेंस का बात करते हैं, तो एक्सपेंस में हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सपेंस में हमारे पास आता है पोस्टेज। कुछ हम लोग को किसी को इनविटेशन देना है, वो बहुत दूर रहता है, आजकल तो मेल का जमाना आ गया है, कॉल का जमाना आ गया, लेकिन इससे पहले क्या होता था कि मुझे एक डॉक्यूमेंट्स देना है, वहां पे पहुंचा देना है, तो वो जो उस डॉक्यूमेंट्स को बनाकर प्रिंट करके उसे लिफाफा में इन्वेलप में डाल के पोस्ट ऑफिस में जाकर डालने में जो भी खर्च होते थे, जितने भी तरह का एक्सपेंसेस होता था, उसको हम लोग पोस्टेज कहते थे। पोस्टेज कहते हैं। आज भी बहुत सारा होता है, जब कोई डॉक्यूमेंट्स होता है जो हम लोग को प्रिंट फाइल हम लोग को देना होता है, ईमेल नहीं कर सकते, उसका डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते, तो वो आज भी ऐसा होता है, पोस्टेज। दूसरा कीप ऑफ लैंड, यानी कि या फिर इसको हम लोग ऐसा आसान भाषा में कह सकते हैं सिक्योरिटी। उस जगह का देखभाल करना, उस जगह में कितने फूल खिले हैं, कितने बगीचे हैं, कोई तोड़ तो नहीं रहा आम, कोई अमरूद, कोई ऐसा कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा है। अब कीप ऑफ लैंड, जिनको हम लोग सिक्योरिटी भी एक तरह से कह सकते हैं, सिक्योरिटी एक्सपेंस, जो हम लोग एक तरह का खर्च होता है ऑर्गेनाइजेशन का, एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन का खर्च है एक्सपेंस, कि उसे हर मंथ में, हर साल में एक बार पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो उसके अंदर। फिर तीसरा आ जाता है और आखिरी आ जाता है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है, वो जिसे हम लोग, मान लीजिए हम लोग का क्लब किसी तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, अब उसमें किसी सेलिब्रिटी को बुलाया,
अब कुछ सेलिब्रिटी होते कि बहुत फ्रेंडली होते, चलो मैं आ जाता हूँ, मेरे मेरे घर के आसपास का है तो मैं आ जाता हूँ। लेकिन कुछ सेलिब्रिटी ऐसे होते कि उनके घर के पास है या फिर कहीं के भी हो, वो आने के लिए पैसे लेते हैं। जी हाँ, चाहे वो कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी वीआईपी हो, वो आने के लिए उस जगह में पैसे लेते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जब वो जा रहे होते सेलिब्रिटी, जब किसी तरह का अनाउंसमेंट किए हो या फिर कुछ भी किया हो, जब वो वापस अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तो उनको क्लब मेंबर्स जो है एक बुके देते हैं, साथ में हो सकता है कुछ लिफाफा भी देते हो। तो वो बुके या फिर लिफाफा जो होता है उनका वही एक्सपेंस हो जाता है कि वो जब आए हैं तो उनके ऊपर जितने भी तरह के खर्चे हुए हैं वो हो जाता है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम जो एक्सपेंस है, जो ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्सपेंस है कि किसी भी सेलिब्रिटी को बुलाया उद्घाटन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो उससे जो पैसे दिए गए हैं, जो खर्च हुए, वो होता है ऑनरेरियम। तो ये हो गया बेसिक कि इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे तरह का इनकम होता है, क्या होता है, ये सारी चीज। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के बारे में। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, वो जैसे हम लोग टी फॉर्मेट बनाते थे क्लास 11 में, परचेज, लेजर, ये सारा चीज, वैसे ही यहाँ पे भी बनाते हैं। टी फॉर्मेट में बनता है ऐसा, इस तरीके का रिसिप्ट एंड पेमेंट। यहाँ पे आता है रिसिप्ट, यहाँ पे आता है पेमेंट, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे पेमेंट, यहाँ पे रिसिप्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो इजी होगा, जो आसान होगा, वो हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डेबिट कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। डेबिट यानी कि जो कुछ आया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्रेडिट यानी जो कि गया, जो कुछ भी गया, जो कुछ भी गया ऑर्गेनाइजेशन से बाहर। रिसिप्ट RECEIPT, पेमेंट PAYMENT, और ये अमाउंट। अब इसमें क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। रिसिप्ट पेमेंट में आपको क्वेश्चंस के अंदर, आपको आजकल क्वेश्चन के अंदर रिसिप्ट पेमेंट पहले से बनाकर दे दिया जाता है, जहां पे आपको बस इनकम और एक्सपेंडिचर निकालना होता है। तो क्वेश्चन में कई बार आपको यहाँ पे दिया रहेगा टू ओपनिंग बैलेंस कैश बैंक, जहां पे आपको बाय बैलेंस CD यानी कि कैरियर डाउन निकालना पड़ता है, कैश का और बैंक का निकालना पड़ता है, बाय बैलेंस CD। और या फिर आपको क्वेश्चन में ऐसा दे देगा कि बाय बैलेंस CD दिया हुआ है, टू ओपनिंग बैलेंस निकालना है, बाय BD निकालना होता है, बोरो डाउन। तो ये सारा चीज चलता रहता है। जब हम लोग सीधा तरीके से करेंगे तो सेम निकलेगा, और जब ऐसा दिया तो हम लोग उल्टा तरीके से चलेंगे कि अच्छा ऐसा 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 ये चीज है, ये सारा चीज। तो ये रिसिप्ट पेमेंट के अंदर होता है क्या चीज आया, क्या चीज गया। इसके अंदर हर वो चीज आएगा, इसके अंदर हर वो चीज आएगा जो हम लोग को पैसे दिए गए हैं, या फिर हम लोगों ने किसी को पैसे दिए हैं, जो हमें पैसे दिया है या फिर हमने जिसे पैसे दिया है, चाहे वो 1 रुपए हो या 10 लाख रुपए हो, हर तरह का अमाउंट जो है इसके अंदर कैलकुलेट होगा। अब वो कभी भी दिया हो, बस इसमें एक चीज नहीं होगा कि वो उधार है, इसमें क्रेडिट नहीं होता है। इसमें जो पैसे हाथ में दिए हैं उसी का एंट्री होगा, उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो हाथ में नहीं दिए बोले कि चलो कल दे दूंगा, या फिर तुम मुझसे पाते हो मैं तुमको दे दूंगा, ऐसा नहीं होगा। तुम मुझे पैसे दो, यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। तो ये होता है रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर। ये इनकम इसके अंदर आता है, एक्सपेंडिचर इसके अंदर आता है, इसके अंदर आता है एक्सपेंडिचर, इनके अंदर आता है इनकम। जितना भी तरह का इनकम हो रहा है ये इधर, जितना भी तरह का एक्सपेंस हो रहा है वो उधर, जितने तरह का रिवेन्यू हो रहा है इधर, जितने तरह का कैपिटल हो रहा है उस तरह। यहाँ पे हम लोग एक्सपेंडिचर लिख देते हैं डेबिट में, एक्सपेंडिचर और इनकम। इसे हम लोग अभी मिटा देते हैं। इसे जब हम लोग अपना बुक में जब लिखेंगे, जब हम लोग नोट्स इसका बना रहे हैं अभी इसलिए मिटा देते हैं, लेकिन जब हम लोग इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो फिर लिखेंगे कि डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है। अभी उसे भूल जाएंगे, जो हम लोगों ने रिसिप्ट पेमेंट में किया था वो अभी भूल गए। अभी यहाँ पे आता है इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, ये बस उसी टाइम का बनेगा जब
जिस टाइम के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। इसमें बस 1 साल के लिए ही आएगा। 1 साल जैसे कि किसी ने कहा कि भैया ये पैसे रख लो और तुम अगले साल के लिए मैं अभी तुमको पैसे दे रहा हूँ, एडवांस में तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तो वो एंट्री नहीं होगा। इसमें वही चीज एंट्री होगा जो इस टाइम के लिए इसी चीज के लिए दिया जा रहा है। इसी चीज के लिए, यानी कि बोलने का मतलब है कि ये 2022 चल रहा है, तो 2022 का जितना भी खर्च हो रहा है, जितना भी तरह का पैसे आ रहे हैं, जितने भी तरह के रिसिप्ट हो रहे हैं, इनकम हो रहा है, एक्सपेंस हो रहे हैं, वो एंट्री इस टाइम पे किया है 2022 में। अगर हम लोग बोले कि चलो हम 2023 के लिए अभी पेमेंट कर दे रहे हैं, तो वो नहीं होगा। वो 2023 आएगा तब हम लोग पेमेंट करेंगे, ऐसे नहीं होगा। तो ये चीज होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर जितने भी तरह का रिवेन्यू होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिवेन्यू नेचर्स, जो ओनली रेवेन्यू नेचर्स होते हैं, जो ओनली रेवेन्यू जो 1 साल का ही होता है। अभी आप लोग देख रहे होते ऊपर में कि कैपिटल नेचर होता है, एक रिवेन्यू नेचर होता है, रिवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर क्या होता है? जो 1 साल से ज्यादा का होता है, जो 1 साल से ज्यादा का होता है वो होता है कैपिटल। आपने कुछ एसेट ले लिया, लेकिन वो एसेट का जो कुछ हिस्सा जो इस साल लगा, बाकी कुछ हिस्सा दूसरे साल लगेगा, तो वो हम लोग कैपिटल नेचर में रखेंगे और इसमें एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसका हिस्सा कुछ लग रहा है इसमें, तो बस उसी हिस्सा का प्राइस, उसी हिस्सा का अमाउंट जो है रेवेन्यू नेचर में लिखेंगे। रेवेन्यू नेचर अप टू 1 ईयर का होता है, और कैपिटल जो होता है मोर देन 1 ईयर का होता है। कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, ये डिफरेंस हो जाता है। अब इसके अंदर एक छोटा सा डेफिनेशन ये समझ लेते हैं कि ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर रिकॉर्डेड विच इज ओनली हैव टू बी गिवन और टू बी गिवन, हैव रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड इन अ ईयर, इन ए ईयर, या फिर इन द करंट ईयर, ऐसा बोल सकते हैं। जो करंट ईयर का जो भी खर्च होता है, जो भी इनकम होता है, उसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और इससे हटके अगर कुछ भी आता है, कुछ भी, कि चलो भैया मैं आपको अभी पैसे दे रहा हूँ, लेकिन ये पैसे जो है हमारे अगले साल के लिए, तो वो इसमें एंट्री नहीं होगा। इसमें बस वही एंट्री होगा जो इस टाइम पे दिया जा रहा है, इस टाइम के लिए दिया जा रहा है। मान लीजिए अभी 2022 चल रहा है और उसने पैसे दिए हैं 23 के लिए, तो इसका एंट्री नहीं होगा, इसका एंट्री नहीं होगा। एंट्री सिर्फ इसके लिए होगा जो 2022 के लिए दे रहा है, या फिर जिसने एडवांस में पेमेंट कर रखा है, 2021 में जो पेमेंट कर रखा है उसका एंट्री होगा। क्यों? क्योंकि वो उसने जो 2021 में 2022 का दिया था, तो वो उस टाइम पे एंट्री नहीं किया गया था, अब उसका एंट्री हो रहा है। ऐसा चीज होता है इसके अंदर, एक्सपेंडिचर और इनकम के अंदर, ये बस वही रिकॉर्ड होता है। तो ये हो गया एक्सपेंडिचर इनकम के बारे में। हम लोगों ने रिसिप्ट पेमेंट समझ लिया, एक्सपेंडिचर इनकम समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो हम लोग सभी ने देखा है, हम लोग जो क्लास 11 में थे उसमें बैलेंस शीट देखा है, अब इसमें भी बैलेंस शीट देखेंगे। तो क्या चेंजेस है इसमें? कुछ तो चेंजेस होगा। क्यों? क्योंकि वो जो बैलेंस शीट होता था वो कंपनी का होता था, तो उसमें सिर्फ हम लोग कैपिटल लिखते थे। लेकिन इसमें जो होता है वो कैपिटल फंड होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन है तो कैपिटल फंड होगा। कैपिटल फंड में लायबिलिटी एक साइड होता है और एक साइड एसेट्स होता है। लायबिलिटी साइड में क्या होता है आप इसे अभी भूल जाइए, यहाँ पे एक्सपेंडिचर या फिर इनकम कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लायबिलिटी है और यहाँ पे एसेट है। लायबिलिटी के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे, प्रीपेड एडवांस या फिर एडवांस आ जाएगा, और वही चीज एसेट के अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएंगे, जो फ्यूचर में खर्च होने वाला वो मैंने अभी से खर्च कर दिया, वो पैसा अभी से दे दिया, तो वो क्या हो जाएगा? एक तरह का एसेट हो जाएगा। और आउटस्टैंडिंग वो एडवांस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग जिसे हम लोग कह सकते हैं एक तरह से कि हम लोग का एसेट है, कि हम लोगों को पैसे देने हैं या फिर पैसे मिल चुके हैं। ये जो प्रीपेड में हम लोगों ने दे दिया पैसे, प्रीपेड में हम लोगों ने कुछ पैसे दे दिया तो वो लायबिलिटी हो गया, और हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग पैसे रखे हैं तो वो एसेट हो गया। तो ये सारा चीज होता है बैलेंस शीट के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो ज्यादा से वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरी एक आपसे निवेदन है कि आप लोग ये देख सकते हैं पैंडेमिक का सिचुएशन है, तो आप लोग अपने घर में रहें, घर से बाहर जल्दी नहीं निकले,
और अगर किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए निकलते भी हो तो पूरा प्रिकॉशन लेकर रहें। और साथ में आपको अभी बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोगों ने खरीद लिया है तो खरीद लीजिए, और अगर अभी तक नहीं लिया तो अभी कुछ दिन के लिए मत लो। आप लोग एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हो, ई बुक्स भी मिलते हैं, आप उन बुक्स को डाउनलोड करो, उन बुक्स से तैयारी शुरू करो। अभी आप लोग बुक्स वगैरह मत खरीदिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।